Okay. Hello everyone. I am hopeful you people can hear me. Okay, so Happy New Year. नया साल मुबारक हो। अल्लाह इसमें आपके लिए खुशियां और बरकतें लेके आए और बहुत सारी हैप्पी न्यूज़ इंक्लूडिंग दैट यू विल अचीव योर ड्रीम एंड you pass your exams and coming up all exams in this year. Okay, so ओके चलें। तो ऑन्कोलॉजी को हमने काफी ज्यादा ही घसीटा है। अपोलॉजी फॉर दिस। लेकिन प्रीवियस क्रैश कोर्स से मुझे बस यही थोड़ी सी जो फीडबैक था कि ऑन्कोलॉजी कभी एक सेशन में नहीं करना। ठीक है। और दूसरा जो मैंने सीखा था कि इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाए। लाइक हमने जैसे सर्विक्स में सिन और कैंसर और प्रेगनेंसी रिलेटेड सिन के जो और कैंसर के जो इश्यूज थे वो सेपरेटली किए ना। उससे मतलब ये है कि आप फोकस्ड रहते हो टुवर्ड्स वन टॉपिक। इसी तरह हमने ओवरी, एंडोमेट्रियम, वल्वा, विजाइना, ब्रेस्ट इनको भी सेपरेटली किया। तो आई एम एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट कि बाय डूइंग दिस वे ऑन्कोलॉजी इट विल बी लेस लाइकली कि आप एग्जाम में इन सब चीजों को गुडमुड़ करोगे। ठीक है। और बजाय इसके कि हम पुअर रिकॉल्स पे ही रहते हैं, हमने बड़े आई ट्राइड माई बेस्ट कि कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हुआ आपके, ताकि एक अच्छे सिंगल कॉन्सेप्ट से आप मल्टीपल टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सो it was my plan for your oncology module, and you people can add your suggestions as well. Yeah, you can give your feedback. Okay, how was that way? Hmm? Bushra, Ghazala, Hira, Sara. मैं आप लोगों की आवाज ही नहीं सुन पा रही हूँ। Why I can't hear you? जी जी मैम, गजाला। बहुत बहुत अच्छा था। मतलब हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम आपका कोर्स ज्वाइन किया है, तो मुझे तो ऑन्कोलॉजी से डर ही लगता था, लेकिन आपके जो सेशन है वो बहुत अच्छे थे। चलिए थैंक यू। ओके, सो क्विकली थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर हम लेटेस्ट रिकॉल्स करेंगे आज। आज के जो भी आपके CPSP 2025 फैब में अगस्त में जितने भी रिकॉल्स आए हैं एक दफा उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, बिकॉज आपको पता है कि मछली कैसे पकड़नी है ना। मछली पकड़ना बंदा सीख लेना तो फिर लाइक दिस इज लाइक दैट कि आप रोज किसी को फिश पकड़ के दो कि भाई खा लो खा लो, आप उसको सिखा ही ना दोगे पकड़नी कैसे है। तो मेरे जो क्रैश के सेशंस होते हैं वो इसी थीम पे ही डिजाइन होते हैं कि आई वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट ऑन रिकॉल्स। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स लाइक डेवलप हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी तरह के रिकॉल्स को, जो जो भी रिकॉल है लास्ट 10 ईयर का, 5 ईयर का, रिसेंट, तो आपको समझ आ रहा होता है इसको अप्रोच कैसे करना है। आप कीज को क्रैम नहीं करते। आपको बस पकड़ने आ जाते हैं, कैच पॉइंट्स पकड़ने आ जाते हैं, लीडिंग पॉइंट्स पकड़ने आ जाते हैं और आपको डिस्ट्रैक्टर रिमूव करने आ जाते हैं। तो बस यही मेरा एम होता है लाइव सेशंस का। और फिर पेपर वाइज तो हम कर ही रहे हैं, हर हर पेपर उसका हर हर क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारे क्रैश के सेशंस चल रहे हैं तो क्वायरीज कम होती जा रही है। अभी तो हमने गायनाकोलॉजी के सारे मॉड्यूल्स किए हैं, तो आई आई ऑब्जर्व कि गायनी की अब क्वायरीज नहीं आती। अब क्वायरीज लेबर की और मेडिसिन की आ रही हैं, है ना। तो जी एंड आई एम होपफुल कि जैसे ही हम लेबर और मेडिसन और एंटीनेटल करेंगे तो वो क्वायरीज भी कम हो जाएंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू मेक द की। और नो वरीज, थोड़ा कोर्स हमने जल्दी स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद ये था कि आपके रिवीजन भी हो जाए। ये जो आपके पास पेपर्स चल रहे हैं आपकी डिस्कशन में, तो वी विल रिवाइज देम एज वेल। तो आपके पेपर्स भी रिवाइज हो जाएंगे और एनी टाइम यू कैन ओपन योर जूम सेशंस ऑन वेबसाइट। तो अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो अर्ली स्टार्ट करने का मकसद ये था। चलो, तो सर्विक्स में हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, डेफिनेशन से। जंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन की टाइप्स क्या होती हैं, नॉर्मल पाथवे क्या है, और लाइक कॉल्पोस्कोपी कब इंडिकेटेड है, और कब एडिक्वेट है तो क्या करना है, इनएडिक्वेट है तो क्या करना है, स्टेनिंग एसिटिक एसिड की गोल्स की कैसे इंटरप्रेट करनी है। और फिर हमने CGIN को देखा, फिर हमने प्रेगनेंसी में स्मेयर को देखा। ठीक है। अच्छा, मुझे स्मेयर में मैं एक बात बता दूं, मैं इसको दोबारा क्लियर कर रही हूँ।
स्मेयर में ना, स्मेयर में हाई ग्रेड स्मेयर की कॉल्पोस्कोपी करनी है प्रेगनेंसी में। लाइक अगर पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले उसका स्मेयर आपको लग रहा था बॉर्डर लाइन है, तो आप उसको डेफर कर सकते हो और आफ्टर डिलीवरी उसको रिव्यू करोगे। लेकिन पेशेंट का स्मेयर अगर लाइक हाई ग्रेड खराब है ना, तो फिर आपने जरूर प्रेगनेंसी में कॉल्पोस्कोपी करनी है, ठीक है। तो ये एडिशनल क्लैरिफिकेशन है इस चीज की। अच्छा, फिर सीन 1 कैसे मैनेज करना है प्रेगनेंसी में, 2 कैसे मैनेज करना है, 3 कैसे मैनेज करना है, बायोप्सी प्रेगनेंसी में कब करनी है, प्रेगनेंसी में फिर कैंसर्स कैसे करने हैं, ठीक है। दे लव सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी। अभी आप देखोगे 2025 में एमसीपीएस, आईएमएम, एफसीपीएस, हर 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 पेपर में ना फैब के भी गज पे ये क्वेश्चन जरूर आया है कि सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी की 1A1 है तो स्टेज क्या करना है, 1B1 है तो क्या करना है, 1B2 है तो क्या करना है। अच्छा, फिर हमने फॉलो अप्स पढ़े, फिर हमने जनाब स्टेजिंग पढ़ी सर्वाइकल कैंसर की, फिर सिंग एचआईवी में कैसे देखना है, रिनल ट्रांसप्लांट में कैसे करना है, अबॉर्ट्स का क्या करना है, वैक्सीन्स का क्या करना है। एंड आफ्टर दिस वी स्टार्टेड न्यू टॉक आर्टिकल्स, वो जो कि आई बिलीव के अगर न्यू क्वेश्चंस आए तो 2025 के इन्हीं टॉक आर्टिकल से आएंगे जो ऑन्कोलॉजी में अपडेट हुए हैं, तो वो हमने कर लिए अपडेट्स भी। और फिर हमने ओवरी किया, ओवरी की सारी हिस्टोपैथोलॉजी, ट्यूमर मार्कर्स, and RMI scoring, IOTA scoring, and debulking surgeries, and a lot of questions on postmenopausal cyst. They love actually this topic. And then we done actually pregnancy में cyst कैसे manage करनी है, कब MRI कराना है। एंड आफ्टर दिस वी स्टार्टेड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में हमने हाइपरप्लेजिया को बहुत जो है डिटेल में किया, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी इंटरप्रिटेशन, कब आपने मारिना रखनी है, कब आपने एनुअल फॉलो अप पे बुलाना है, एंड पाइपल की क्या प्रॉज है, हिस्टेरोस्कोपी कब करनी है, कब नहीं करनी, कौन बायोप्सी और पाइपल बायोप्सी कैसे कंपेयर करनी है, फिर वल्वा क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, लाइकन स्क्लेरोसिस को कैसे अप्रोच करना है, विन 1 सिन 1 और वैन 1 को कैसे लेके चलना है, और अदर 2 and 3 कंडीशंस को कैसे लेके चलना है। एंड आफ्टर दिस वी कवर्ड विजाइनल things like how to man foreign body adhesions, sarcoma botryoids, vaginal cancers, then breast। वैसे भी मैं बस आपको यही ऐड करूंगी इसमें कि जो न्यू अपडेट्स है ना 2025 की, वो बस देख लो। अब आई डोंट नो हाउ दे विल गिव इट इन योर एग्जाम, तो ये बस कार्ड इनफ है, ठीक है। दिस वन कार्ड एंड दिस वन कार्ड। प्रेगनेंसी में अगर ब्रेस्ट कैंसर आ गया तो एंथ्रासाइक्लिन बेस्ड कीमोथेरेपी देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे, सेकंड और थर्ड में देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ हम सर्जरी कर सकते हैं, अर्ली कैंसर है उसकी भी, और एडवांस कैंसर है अगर सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी, वरना टर्मिनेशन करके कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे एज पैलिएटिव इंटेंट, ठीक है। दिस दिस केम इन फैब 2025 एफसीपीएस एग्जाम एज वेल। एंड इसके बाद यू मस्ट नो कि कीमोथेरेपी डिलीवरी से 3 वीक्स बिफोर बंद करनी है। एंड अर्ली स्टेज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो सर्जरी करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपीज नहीं देते, लेकिन सेकंड थर्ड में सर्जरी एंड कीमोथेरेपी करते हैं। एडवांस स्टेज में पैलिएशन इंटेंट है, लाइक अगर पेशेंट की क्यूरेटिव सर्जरी नहीं कर सकते या ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो फिर पैलिएटिव इंटेंट से हम मैनेज करते हैं। पैलिएटिव इंटेंट में ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो दे नहीं सकते, तो इसलिए टर्मिनेशन डिस्कस करनी है, ठीक है। एंड सेकंड में तो हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं एंड डिले कर सकते हैं प्रेगनेंसी टिल डिलीवरी, द वे वी डन इन सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसीज, ठीक है। एंड फिर हमने कहा कि भाई प्रेगनेंसी में एंथ्रासाइक्लिन सी कीमोथेरेपी बेस्ट हैं, और जब भी लंब आएगा प्रेगनेंसी में तो आपने बेस्ट फर्स्ट लाइन अल्ट्रासाउंड ही है ब्रेस्ट के लिए, इमेजिंग नॉन आयोनाइजिंग, एंड यू कैन ऐड बायोप्सी इन इट, एफएनएसी का रोल नहीं है। एंड इफ नीडेड ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ऑन बायोप्सी, तो फिर आपने क्या करना था, वी डिसाइडेड कि एब्डोमिनल शील्डिंग के साथ मेमोग्राफी भी कर सकते हैं, मेमोग्राम भी ले सकते हैं इन प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड दिस वाज रीसेंट अपडेट इन जीटीजी के लंब अगर 7 डेज से बड़ा है अर्जेंट रेफरल करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, कोर बायोप्सी फर्स्ट लाइन है विद अल्ट्रासाउंड। अगर आपको लगता है कि लीजन सस्पिशियस है, बिनाइन लीजन्स को छोड़ा भी जा सकता है जैसे फाइब्रोएडेनोमास होते हैं, एमआरआई इफ नीडेड नो विदाउट कंट्रास्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रास्ट भी दिया जा सकता है इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बाकी सर्जरी कभी भी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी सिर्फ आप सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड में करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। फिर हमने कुछ कीमोथेरेपी की कॉन्ट्राइंडिक साइड इफेक्ट्स किए कि लाइक ब्लियोमाइसिन क्या करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट करेंगे इसमें,
डॉक्सिडोबिसिन दिल खराब करती है, दोनों दिल दिल से होते हैं, आई टोल्ड यू पीपल, तो इसमें इको करनी होती है मदर की, ना कि बच्चे की। ओके। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई काउंसलिंग, अच्छा मैटरनल जो एज है वो ओवेरियन कैंसर में बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, तो फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर में, और बरका ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं और ये हाई ग्रेड सीरियस कैंसर्स कराते हैं। एंड आफ्टर दिस वी डिड अब फिर हमने कहा कि कार्बोप्लेटिन का जो साइड इफेक्ट है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या बोन मैरो सप्रेशन, और बीथोट्रेक्सेट का भी बोन मैरो सप्रेशन या माइलो सप्रेशन है। ठीक है। एंड here we done the breast questions as well। अब हम करेंगे CPSP 2025 के ओनली क्वेश्चंस। तो आई थिंक इन 2 or 3 dedicated segment wise oncology Zoom meetings we covered every segment: breast, ovary, endometrium, vulva, vagina and cervix। now we will compile everything। ठीक है। okay, so first question। अच्छा, ये आएगा कॉन्सेप्ट, पता नहीं अब फ्लैश कार्ड ये पहले क्यों आ गया, लेकिन रिमेंबर बेनाइन एंडोमेट्रियल सेल्स अगर टिपिकल हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट है अगर एज पेशेंट की 45 से कम है। ठीक है। और अगर 45 से ज्यादा है तो फर्स्ट 12th डे ऑफ साइकिल तक, या पेशेंट ओसीपीज ले रही है, एचआरटी ले रही है, आईयूसीडी यूजर है, टमोक्सिफिन खा रही है, देन irrespective of the age and day of cycle they are all insignificant। However, when you will intervene benign endometrial typical cells में, अगर एज 45 से ज्यादा है, पेशेंट 12th डे के बाद आई है विद दिस पैप्समियर जिसमें आपको एटिपिकल, सॉरी टिपिकल एंडोमेट्रियल सेल्स नजर आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, एंड शी इज नॉट यूजिंग एनी एचआरटी, तो फिर आपने उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए उसको गायनाकोलॉजी में रेफर करना होता है। ठीक है। तो ये दिस टाइम इन फैप 2025 ये कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है कि हाउ यू विल मैनेज बेनाइन एंडोमेट्रियल सेल्स। ओके। चलो, अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में क्या होता है, दे टेस्टेड दिस क्वेश्चन एवरी टाइम, एमएस, एफसीपीएस, एमसीपीएस, आईएमएम, इन ईच एग्जाम, एंड इन एग्जाम वी कंफ्यूज स्टेज ग्रेड। तो क्या आपकी कंसेंसस है? हम्म। क्या कंसेंसस है? स्टेज या ग्रेड? 5 year सर्वाइवल किस पे होता है, स्टेज पे या ग्रेड पे? ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होती है, ग्रेड वाइज होती है? तो स्टेज है इंपॉर्टेंट। ठीक है। although we can't ignore grade as well, after stage it will be grade, but primary thing is stage। ठीक है। स्टेज, स्टेज याद कर लो, स्टेज। ओके। आरएमआई खुद निकालना था। ठीक है, फैब 2025 का ये क्वेश्चन है, और खुद निकाल के 450 निकला है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि आरएमआई 200 से ज्यादा हो तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना था? यस, यू पीपल आर राइट, सीटी। ठीक है, सीटी स्कैन। ओके। तो ये कोई एक एरर है इनसाइट की बुक फॉर्म में, जो बुक है उसमें एब्डोमन लिखा हुआ है, सीटी एब्डोमन। नहीं, सीटी एब्डोमन नहीं, पेल्विस करेंगे, ओवरी पेल्विस में होती है। ठीक है, हमें एब्डोमन भी करना है ऑब्वियसली, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज फॉर कैंसर पेल्विस एंड एब्डोमन, लेकिन पेल्विस तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो, अच्छा, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यू नो दिस, व्हाट वी विल डू। देखो, आयोटा में सबसे पहले अगर गड़बड़ आ गई है ना, तो आपने उसको एमडीडी में रेफर करना है, आरएमआई में गड़बड़ आ गई है तो आपने सीटी कराना है। ये चीजें याद रखनी है, ये बिल्कुल ही एक्सेप्शनल है, दूसरे के एक्सट्रीम है। अब यहाँ क्या करना है? आपने बायोप्सी की कैंसर मिल गया, फिर क्या करते हैं, आई टोल्ड पीपल विजाइनल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर क्लिनिकली स्टेज्ड है। एक्सेप्शन है, सर्वाइकल कैंसर में माइक्रो इन्वेजिव कॉल्पोस्कोपी स्टेज होता है, अदरवाइज अगर नाकों से न देख सकते हो तो ये क्लिनिकली स्टेज एंड यू हैव टू डू ईयूए। एंड फर्दर आपने एमआरआई करना है, और डिस्टेंट मेट्स के लिए टेस्ट, सीटी टेस्ट करना है। ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द बेस्ट, यू पीपल आर राइट। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई एचआरटी कम, लेकिन कर लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम में साइकिल भी, नेवर हैड साइकिल्स, एंड शी वांट टू मेंस्ट्रुएट, तो क्या करेंगे, शी हैज यूट्रस, एंड यू पीपल नो कि पेशेंट के पास यूट्रस हो तो सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, तो क्या देना है? तो नहीं। हम्म। ओके। अच्छा, एक्चुअली puberty इंड्यूस करनी हो ना, ब्रेस्ट बनानी हो, तो पहले एस्ट्रोजन देते हैं फिर प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं। ठीक है।
यहाँ इसमें क्या आएगा? या तो आप उसको लोडो दोसी पीस भी दे सकते हैं, एचआरटी पे का भी काम करेगा, साइकिल्स भी आते रहेंगे, साइक्लिकल दे दें या सिक्वेंशियल एचआरटी दे दें। ठीक है। तो चूंकि लोडोज इसमें मेंशन नहीं है ओसीपीस, वैसे ओसीपीस भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट चीज ये है कि आप एचआरटी दें। गॉट इट? एचआरटी की रिप्लेसमेंट है ओसीपीस। आई टोल्ड यू पीपल इन कॉन्ट्रासेप्शन एफएसएरएच। तो प्राइमरी की जब मौजूद है तो अल्टरनेटिव पे क्यों जाएं? लेकिन अगर ना होती कंबाइंड एचआरटी तो फिर हम ओसीपीस भी दे सकते थे। Okay, 42-year patient is scheduled for total abdominal hysterectomy, bilateral salpingoophorectomy. She is concerned about sexual dysfunction for surgery. What is the most appropriate management? अब देखो सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे काफी सीपीएसपी के क्वेश्चंस आते हैं टीएच एंड बीएसओ के बाद। ऑब्वियसली अब बीएसओ कर रहे हो तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो आएगा, क्योंकि सडन इसकी सर्जिकल मीनोपाज हो जाना है, एस्ट्रोजन ने गायब हो जाना है, बड़े इसको क्लाइमेटिक इफेक्ट्स जो है ना वो सडन आते हैं, उससे बर्दाश्त भी नहीं होते। तो आपने क्या करना है, स्टेप वाइज आप काउंसलिंग करोगे, उसको ऑप्शंस बताओगे कि ये आपके पास चॉइसेस हैं, आपकी यूट्रस तो है नहीं, अगर इंडिकेशन एंडोमेट्रियोसिस नहीं थी तो ओनली एस्ट्रोजन ले लो भाई, काफी है। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी कैटेगराइज करना होता है किस तरह का है, लिबिडो इश्यूज है, मूड इश्यूज है, ठीक है, ड्राइनेस है, वट एवर। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो अगर हम ब्रॉडर टर्म को डील करेंगे तो इसमें लाजमी तौर पे हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्टेप, प्री ऑपरेटिव स्टार्ट कर दें, रीश्योर कर दें। रीश्योर तो नहीं कर सकते, आपने अर्ली मेनू पास कर दिया बेचारी का, टिबोलोन दे दें। हाँ, टिबोलोन दे सकते हैं, दिस इज एक्चुअली कंबाइंड एचआरटी की रिप्लेसमेंट है, अगर कंबाइंड एचआरटी ना हो तो। ठीक है। और विजाइनल एस्ट्रोजन ही दे सकते हैं अगर कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी होती डिस्प्रूनिया सुपरफिशियल, लेकिन इसमें तो देखो ना, आपने बोन प्रोटेक्शन भी करनी है, वो तो फिर सिस्टमिक रूट से सही होगी। तो ले दे के एक्सक्लूजन की भी तुम बना सकते हो, क्या बनाओगे? हम्म। नहीं, ले दे के तो आप काउंसलिंग करोगे ना अबाउट ट्रीटमेंट चॉइसेस, सिर्फ एक तरह की एचआरटी तो नहीं है, आप उसको सिक्वेंशियल। अब देखो वैसे तो हमें इस पेशेंट को यूट्रस नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं जाएगी, कंबाइंड एचआरटी जाएगी। कंबाइंड एचआरटी में वेरियस प्रेपरेशंस हैं, ठीक है। तो हम्म, और अभी तो शेड्यूल की है ना, हुई भी नहीं है, तो आपने काउंसलिंग ही करनी है अभी तो, काउंसलिंग इज मोर अप्रोप्रिएट हेयर। प्री ऑपरेटिवली उसको बताओगे कि हम यूबरीज निकालेंगे तो आप में ओस्टोब्रोसिस के सिम्टम्स आएंगे, वैजोमोटर सिम्टम्स आएंगे, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम्स आएंगे, लिबिडो इशू खराब होगी, डिस्प्रोनिया होगा, सब चीजें आपने बतानी है उसको, और उसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो सी इज मोर अप्रोप्रिएट। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट, पीसीओ, 2 डेज की हिस्ट्री, एचएमबी की, वट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग काज? पीसीओ में सबसे मोस्ट लाइकली अंडर काज होते, मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट दूसरी काज बन जाएगी, सीरियस दूसरी बन जाएगी। तो एनाबुलेटरी साइकिल्स होते हैं ना, तो सिक्रेटरी चेंजिंग्स तो आएंगी नहीं, प्रोलिफरेशन होती रहेगी, फिर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन या एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन? पीसीओ ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है, और पीसीओ में जो एचएमबी होता है ना, इश्यूज आते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन होता है। तो व्हाट यू विल से, देखो पीसीओ एक ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन था, अब उसकी वजह से साइकिल उसका हो गया है हैवी। तो इसका, इसकी काज क्या है, व्हाई शी इज हैविंग हैविंग हैवी साइकिल? हैवी साइकिल ओवुलेटरी डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं या एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं? हम्म, एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन की वजह से होंगे ना, इसमें प्रोलिफरेशन होगी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, इसलिए तो फिर पीसीओ में। एंडोमेट्रियम की वजह से। हाँ, आई नो, पीसीओ अपना प्रॉब्लम तो ये ओवुलेशन का ही है, टाइप 2 WHO ओवुलेटरी डिस्फंक्शन है, लेकिन इसको छोड़ देंगे खुला तो कराएगा क्या ये, अनअपोज एस्ट्रोजन, वो क्या कराएगी, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, मल्टीपल माइटोसिस, हाइपरप्लेजिया, एटीपी, कैंसर। इसीलिए तो पीसीओ वाले पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम जैसे ही पेशेंट पीसीओ वाली एचएमबी जाएगी हम तो उसकी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी इंडिकेटर हो जाती है, करते हैं ना, 7 mm की थिकनेस पे बायोप्सी क्यों करते हैं इतने लो थ्रेशोल्ड पे रख के?
बिकॉज इनमें कैंसर के रिस्क होते हैं, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ इसके उन्होंने बस वर्ड HMB है बिकॉज ऑफ PCO, ओनली PCO बस नहीं है। बहुत इस पर डिबेट होती है, लास्ट टाइम भी हुई थी। बट मुझे लगता है कि एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन HMB के साथ ठीक है, बट अगर HMB ना होता तो PCO इज प्योरली ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन। फिर कैंसर में ना बहुत सारे फिस्टुलाज भी बन जाते हैं, तो इसलिए फिस्टुला यूरोगाइनी में हमने किए थे, बट हम यहाँ भी कर लेते हैं। वैसे रेडिएशन फिस्टुलाज का जो है, कैसे ये क्वेश्चन था, आई थिंक था ये 3 मंथ्स में ट्रीट करते हैं या इसको लिख जाते हैं 12 मंथ्स। आई डिड सच क्वेश्चन। हाँ, रेडिएशन फिशला की कट ऑफ 12 मंथ्स थी ना। क्या बातें कर रहे हो। रेडिएशन फिशला 12 मंथ्स था वैसे। हम फिशला को, सर्जिकल फिशलास को 3 मंथ्स के बाद ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा एनीवे, ये तो ओब्स फिशला बन गया, सिस्टोस्कोपी भी फिशला है, ब्लैडर बेस से आ रहा है, तो ये विसाइकोवेजाइनल फिशला हो गया ना। अच्छा तो बस ये फिशला ही है, ठीक है। ये मेडिसिन से आ गया, उठिए मैं इसको वहां लेके जाऊंगी, चलो आगे। हाँ ये तो इजी है। एक पेशेंट की प्रीवियसली ट्रीटेड एंडोमेट्रियल कैंसर था, ठीक है। अब रिकरेंस होगी, ये सेंट्रल रिकरेंस होती है तो क्या करते हैं। एग्जेंट्रेशन। हम्म, और अगर मल्टीपल जगहों पे मेट्स आ जाएं तो फिर सर्जरी नहीं करनी, ठीक है। देन कीमोथेरेपीज मल्टीपल जगहों पे, तो कीमोथेरेपी ही जाएगी, इवन रेडियोथेरेपी भी नहीं जाती, ठीक है। लंग में मेट्स है, बोन में मेट्स है, ब्रेन में मेट्स है, बहुत सारी जगहों पे आपने मेडिसिन पहुंचानी होती है, तो ब्लड में डालोगे ना, ब्लड तो हर जगह जाएगा। वरना कहाँ कहाँ की रेडिएशन करोगे, हेड की, नेक की, बोन की, चेस्ट की, पेल्विक, एक्सटर्नल वजाइना, तो बहुत बहुत हो जाता है। चलो, और अगर एंडोमेट्रियल कैंसर में लंग मेट्स आए ना, तो फिर स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी को हम वो हार्मोनल थेरेपी या प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देनी होती है, मतलब वो भी पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी ही है, बट वो फिर स्पेसिफिक की चूज करनी है आपने। कीमोथेरेपी भी हो, हार्मोन भी हो, तो गो विथ हार्मोन। अच्छा, a woman previously treated for endometrial carcinoma presents with pleural effusion. What is the most appropriate treatment? प्लूरल effusion हो गया है, पहले इसको था कार्सिनोमा, अब तो लाइकली ये स्टेज 4 है। क्या करेंगे। हाँ ये आ ही गया वही क्वेश्चन। रिकरेंस ऑफ लंग में होगी या हार्मोनल थेरेपी, ओके। A young woman diagnosed with early stage ovarian cancer is planned for radiotherapy and she wishes to preserve fertility. What is the most appropriate option? You people know क्या करना है हमें। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। हाँ अगर ये स्टेबल रिलेशनशिप में होती तो फिर हम एम्ब्रियो को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। शी डोंट हैव एनी स्टेबल पार्टनर, तो फिर क्रायो प्रिजर्वेशन बिफोर रेडियोथेरेपी, ओके। 43-year-old patient underwent total abdominal mastectomy, bilateral salpingopectomy, severe endometriosis, long term management क्या देंगे। You know this, see, I told you the concept will be repeated, not purely the recall. So endometriosis में देनी ही कंबाइंड HRT भी है, आप कहेंगे इसमें तो यूट्रस है नहीं, फायदा फिर, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। तो इसके मिसिंग लियंस को भी तो देखना है ना। हम्म, ओके। नेक्स्ट फैब का 2025 का क्वेश्चंस, ये मुझे वन लाइनर मिले, ठीक है।
51 ईयर ओल्ड पेशेंट पोस्ट मेनोपाजल है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हुई अर्ली, वो देखो ब्लॉटिंग ओवेरियन केयर की तरफ जा रहा है सिनेरियो। फिर पैल्पेबल मैस आ गया, फिर 7 सेंटीमीटर का मैस निकल भी आया, कॉम्प्लेक्स है, सोलिड एरियाज है, साइटीज है, CA-125 भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो फ्रैंक कैंसर है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, हम्म द बेसिकली इसकी सीटी करानी थी। सीटी की ऑप्शन नहीं है तो फिर रेफर करें अर्जेंटली, फास्ट ट्रैक पे, मतलब 2 वीक पाथवे पे। ओके, सो चलें। 66 एज है, बल्बल लीयन है, और उसके बाद ब्लीडिंग भी है, इचिंग भी है, रेज्ड लीयन है, नेक्रोटिक बेस है। मैंने तुम्हें बताया था बिनाइन लीयंस और मैलिग्नेंट लीयंस में क्या होता है, इल डिफाइल्ड मार्जिन्स हों तो क्या होता है बिनाइन, और रेज्ड या रोल्ड मार्जिन्स तो क्या होता है, ये मैलिग्नेंट लीयन होता है या अल्सर होता है। तो बस फिर तो 66 है, वल्वलियन है, ये वल्वलियन है, ये 90% स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास होते हैं। ओके, 41 कैंसर निकल आया कौन बायोप्सी पे, फर्टिलिटी जाती है, LVSI नहीं है। देखो LVSI आपकी पॉजिटिविटी आ जाए तो करनी ही रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है, उसमें कोई फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं होती, चाहे वो 1 होगी। तो बता दें उन्होंने नहीं है तो ठीक है, कर सकते हैं। तो बस कौन बायोप्सी करेंगे, दैट्स इट। कौन ना हो तो ट्रैकेक्टमी भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव की है इसकी। फिर 1B2 आ गया, आई टोल्ड यू ना दे लव कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। फिर ये देखो आई हुई है 1B2 के साथ, और ट्यूमर बल्कि है, 500 से ज्यादा है क्यूबिक से, तो ये 4 सेंटीमीटर तक का है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें उन्होंने बताया है हमें। 1B2 में तो वैसे ही फर्टिलिटी आउट हो जाती है 1B1 के बाद ना, पता है ना हमें। तो और यंग पेशेंट में रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी है, ओल्ड पेशेंट में कीमो रेडिएशन करनी है, ये यंग है। अच्छा, ये दिस इज वेरी वेरी रिपीट एग्जाम क्वेश्चन इस पे। चॉइसेस में एंडोमेट्रियल कैंसर के अलावा सर्वाइकल कैंसर भी होता है, ओवेरियन कैंसर भी होता है, ग्रेनुलर सेल सेटिंग GCT का। तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग हो गई, तीनों ब्लीडिंग कराते हैं पोस्ट मेनोपाजल, एंडोमेट्रियल कैंसर भी, सर्वाइकल भी, और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स जिसमें वो ग्रैनुलोर सेल ट्यूमर्स जो ईस्ट्रोजन देते हैं वो भी। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्राइमरी फीचर यूजुअली सर्वाइकल कैंसर का होता है, एंड एंडोमेट्रियल कैंसर से भी हो सकता है, लेस लाइकली कि ये ओवेरियन से हो। इरेगुलर ब्लीडिंग इन द पास्ट, अब ये इरेगुलर ब्लीडिंग का जो फीचर है ना, ये एंडोमेट्रियम का प्राइमरी फीचर है, जबकि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग या कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग सर्वाइकल कैंसर का फीचर है। तो अब ये तीनों फीचर ध्यान में रखो, तो क्या सर्वाइकल कैंसर बनेगा ये या एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इट विल बी एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पेशेंट की पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग है, शी इज स्मोकर, देन इट विल बी सर्वाइकल कैंसर। मैं बोल दूं ओबीज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, रेगुलर ब्लीडिंग है, देन इट एंडोमेट्रियल कैंसर। क्योंकि अगर गेटिंग माय पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूं पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग है और साथ में इसकी एक ओवेरियन सिस्ट है, तो फिर वो ग्रैनुलर सेल ट्यूमर कार्ल एक्सनर बॉडीज वाला बन जाएगा, ठीक है। और ट्यूमर मार्कर उसका इनिबिन होगा या एस्ट्राडायोल होगा। ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, हमने लास्ट सेशंस में ये सारे किए हैं। और आई टोल्ड यू कि आया था ये MCPS में, तो ये आया खड़ा है ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट टाइमेस्टर में 10 वीक्स पे, इसको जो हो गया न्यूली डायग्नोज अर्ली स्टेज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट। ये डक्टल कार्सिनोमा एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, ठीक है। नोड्स नेगेटिव हैं तो अर्ली लगता है, सब कुछ ठीक है, एंड कंटिन्यू कर सकती है प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की डायरेक्ट इंडिकेशन है भी नहीं। अगर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हो कि हमने फर्स्ट टाइमेस्टर में ही सर्जरी करनी है, कीमो रेडिएशन देनी है पैलिएटिव इंटेंट से, तो फिर डिस्कस करते हैं टर्मिनेशन, राइट। तो ये डक्टल कार्सिनोमा है, रिसेप्टर पॉजिटिव अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू रिसेप्टर नेगेटिव, बिकॉज इसमें हम टमोक्सिफिन वगैरह दे सकते हैं, एनेस्ट्राजोल दे सकते हैं, ठीक है। बट एनीवे, तो इसमें ऑप्शन क्या थी, मिस्टेक्टमी विद एक्सिलरी स्टेजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आई रिमेंबर द सेकंड चॉइस उसमें था रेडिकल मिस्टेक्टमी, रेडिकल मेस्टेक्टमी। और तीसरे में था कि कीमोथेरेपी, और आई थिंक कुछ इसी तरह के थे। तो द की विल बी द मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मॉडिफाइड ही करते हैं, रेडिकल नहीं करते हैं।
और कॉस्मेटिक इंटेंट से जो सेकंड सर्जरी करते हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी करते हैं। और एक्सिलरी स्टेजिंग तो इसमें तो का तो रोल है, इंग्वाइन उसमें भी, वल्वल कैंसर में भी और ब्रेस्ट कैंसर में भी। ठीक है, सॉरी एक्सिलरी का नहीं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन नहीं थी, चलो एक्सिलरी स्टेजिंग तो करनी करनी फिर। गॉट इट। तो जो बाकी ऑप्शंस थी वो रेडिकल मिस्टेक्टमी कीमोथेरेपीज की थी, तो आपने आराम से चूज कर लिया कि हमने नॉन रेडिकल करनी है। नॉन रेडिकल नहीं भी लिखा हुआ तो चलो एटलीस्ट रेडिकल भी तो नहीं लिखा हुआ ना, तो मिस्टेक्टमी इज अ गुड ट्रेड ऑफ विद एक्सिलरी क्लियरेंस या एक्सिलरी स्टेटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ एक्सिलरी के साथ ही ना। हम्म, ये एक अच्छा सा है जो हमने थ्री में भी किया था कि क्लिनिकली लंप अगर पेल्पेबल है तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड अगर लाइक कोई भी एम फीचर है तो बायोप्सी करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मैमोग्राफी विद फेटल शील्डिंग या एब्डोमिनल शील्डिंग, और फिर मेटास्टेटिक वर्कअप आएगा। तो आपको ना यहाँ भी लेके आ सकते हैं ये लोग ना कि कंफर्म है अल्ट्रासाउंड पे मेमोग्राफी यहाँ तक हो चुकी है, यू नो दिस कि दिस इज अ कैंसर। ठीक है, तो कैंसर अगर डायग्नोज हो चुका है ना, यू नो दिस इज अ ब्रेस्ट कैंसर, यू नो बायोप्सी पे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा उसका हर स्टेटस भी, उसका लाइक टाइप ऑफ कैंसर भी ग्रेसिव है या नहीं। इसके बाद अगर आपसे पूछें तो फिर मेटास्टेटिक वर्कअप आएगा, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे एंडोमेट्रियल कैंसर हो, चाहे ओवेरियन कैंसर हो। मेटास्टेटिक वर्कअप में चेस्ट एक्सरे एंड लिवर अल्ट्रासाउंड इज मैंडेटरी इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और उसमें और भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी सीटी पेल्विस एब्डोमेन एंड चेस्ट। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, लेकिन मेटास्टेटिक वर्कअप आप पे जाना है अगर डायग्नोसिस बन चुका है। और अब चूंकि जीटीजी चेंज हो चुकी है ब्रेस्ट कैंसर की, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैमोग्राफी वैसे एनएचएस का प्रोटोकॉल ये है कि वो 3 ईयरली होती है 50 से 70 ईयर के दौरान। ठीक है, एनीवे 40 ईयर ओल्ड पेशेंट आई है ये, और उसको 7 डेज से ज्यादा निपल डिस्चार्ज है या ब्रेस्ट लैंप है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमने? सबसे पहला काम क्या है? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब ये की चेंज करनी पड़ेगी, पुरानी की है। तो सबसे पहले हमने स्कैन ब्रेस्ट स्कैन करना है, और उसके बाद हमने इसमें बायोप्सी ऐड करनी है, और फिर उसके बाद है मेमो। तो आपने देखना है आप एल्गोरिथम में कहाँ खड़े हुए हो। एनी ब्रेस्ट लीजन, एनी लंप विच इज मोर देन, जो 7 डेज से ओल्डर है ना, आपने एक तो उसको अर्जेंटली रेफर करना है, और पहला जो वर्कअप उसका होगा वो होगा इमेजिंग का, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करनी है, देन मेमोग्राम। ठीक है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसमें तो हमने मेमो की थी, आई नो, क्योंकि उस वक्त तक जीटीजी अपडेट नहीं हुई थी। तो आफ्टर अपडेटेड जीटीजी द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दिस कैन ऐड के 40 ईयर पे पेशेंट आई है, ब्रेस्ट लंप है ऑन स्कैन। अगर ब्रेस्ट लंप ऑन स्कैन है ना, तो फिर नेक्स्ट की विल बी मेमोग्राफी। आपने फाइन नहीं नहीं, नेक्स्ट की विल बी द बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी अगर बायोप्सी ऑप्शन में नहीं है तो फिर मेमोग्राफी। तो मैं आपको काफी तरीकों से ये क्वेश्चन अप्रोच कराती हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ कि ब्रेस्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पे आई है, लंप है ऑन
स्कैन। अगर स्कैन हो चुका है तो नेक्स्ट बायोप्सी। ठीक है। देन हमारी की क्या होगी? ये हमारी की हो जाएगी। अगर इफ आई विल से कि ये ऑप्शन में नहीं है और एफएनएसी ऑप्शन में है, और मोर देन 7 डेज का ये मैच है, एज भी 40 ईयर ओल्ड है। ठीक है। तो क्या करना है इसमें? इस एज में फैमिलियल कैंसर मोस्ट एविडेंट होते हैं बरका की वजह से ना। अब इसमें क्या करोगे? अब यहाँ मेमोग्राफी होगी, क्योंकि एफएनएसी का कोई रोल नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में ऐड करो बायोप्सी, उसके बाद जाओ मेमो पे। अगर मेमो पे कंफर्म हो गया कैंसर तो फिर मेटास्टेटिक वर्कअप पे जाना है। चलो आगे चलते हैं, इसे भी आगे चलते हैं। बायोप्सी पे ये डक्टल कार्सिनोमा है, डक्टल कैंसर है। तो फिर हमने क्या कराना है? मेमोग्राफी, सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन कहाँ का, मेमोग्राफी कहाँ की? ठीक है। तो इसमें हम ऐड करते हैं सीटी स्कैन पेल्विस, क्योंकि इसके मैट्स तो जाएंगे पेल्विक में भी, एब्डोमेन में भी। और डिस्टेंट मैट्स के लिए सीटी करते हैं। ठीक है। और चेस्ट एक्सरे। ठीक है। तो फिर की क्या होगी? ये हो जाएगी ना, मेटास्टेटिक वर्कअप हो जाएगी ना। तो फार क्लियर। क्या देखना है? आपने देखना है आप एल्गोरिथम में किधर खड़े हो। कोई काम हो चुका है तो फिर आगे मूव करना है ना। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था इस पे कि पेशेंट 32 ईयर ओल्ड है और 1B2 कैंसर है, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? वैसे ये आईएमएम का क्वेश्चन भी है। 1B2 में प्रेगनेंसी को एंटरटेन नहीं करते, चाहे प्रेग्नेंट है चाहे प्रेग्नेंट नहीं है। 22 वीक से पहले आ गई है तो ट्रीटमेंट करो, 22 वीक के बाद आई है तो नियोजिमेंट कीमोथेरेपी एंड डिले ट्रीटमेंट टिल डिलीवरी। ठीक है। 1B2 before 22 weeks, neoadjuvant chemotherapy may help to shrink and manage the disease, although only after completion of the first trimester. If she opts for a termination, then a radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy can be performed with pelvic in situ. और 1B2 22 वीक के बाद आया तो डिलीवरी शुड बी सिजेरियन सेक्शन एट एन अप्रोप्रिएट gestation, जो कि 32-34 सही रहती है। वंस द बेबी हैज बीन सेफली डिलीवर्ड, देन यू विल डू रेडिकल हिस्टेक्टमी एंड पेल्विक lymph node dissection should be undertaken। क्योंकि यंग पेशेंट है, 1B2 में सर्जरी करेंगे रेडिकल ना के कीमोथेरेपी। गॉट इट? if the woman choose do not undergo chemotherapy with while pregnant, an observational approach could be employed under delivery when surgical treatment can be undertaken simultaneously। this is alternative option। तो 1B2 में लेस देन 22 वीक्स पे क्या है? कीमोथेरेपी एंड टर्मिनेशन यू कैन डिस्कस, एंड शी कैन ऑप्ट कंटिन्यू प्रेगनेंसी एज वेल। इट्स हर चॉइस। 22 वीक के बाद डिले ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी, एंड सेक्शन विल बी क्लासिकल। और जो बेटर पीरियड ऑफ जेस्टेशनल एज है वो 32-34 होती है। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही आपने उड़ा देनी है यूट्रस भी लिम्फेडेनेक्टमी भी कर देनी है। चलो अब मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ऐड किया 1A2, 32 वीक्स 1A2 सर्वाइकल कैंसर। अब क्या करोगे? हम्म। तो चाहे 1A1 है, 1A2 है या B1 है, 22 वीक से पहले लिम्फ नोड डाइसेक्शन करके देखना है, लिम्फ नोड्स नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं तो यू कैन डिस्कस टर्मिनेशन, बिकॉज फिर इसमें बेहतर है कीमोथेरेपीज देनी होती हैं हमें प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के हवाले से वो ठीक नहीं है। फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नेगेटिव हैं तो फिर आपने लाइक क्या करेंगे? फिर आप इसकी ट्रीटमेंट कर दें, कोन बायोप्सी, सिंपल ट्रैकेक्टमी, या शी हैज चॉइस ऑफ डिले ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी एज वेल। ऑल चॉइसेस शी हैज, बट वी कैन ऑफर कोन बायोप्सी एंड आर सिंपल ट्रैकेक्टमी एज वेल। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट लिम्फ नोड्स आर नेगेटिव। ओके, 22 वीक के बाद क्या करना है? न्यूजमेंट कीमोथेरेपी डिले ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। B1, B2, B3। After 22nd week of gestation, treatment may induce neoadjuvant chemotherapy, while the alternative option of delaying treatment until after delivery। ओके, नाउ थिंक अबाउट। अब ये इसका टोग आर्टिकल है, यहाँ थोड़ा इसको मैंने सही किया है, बाकी सेम ही है कि 1A2 से 1B1 तक 22 वीक से कम है तो लिम्फ नोड डाइसेक्शन करें, पॉजिटिव है तो टर्मिनेशन, नेगेटिव है तो ट्रैकेक्टमी और डिले ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। ओके, सर्वाइकल कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये फीगो का है।
When the diagnosis is made after 20 weeks, delayed definitive treatment is a valid option for stage 1A, 2, 1B1 and B2, 1B2। ठीक है, क्लासिकल सीजरियन सेक्शन करना है एट 34 वीक्स। तो फिगो 20 वीक्स पे है और ये 22 वीक्स पे है जो टोग आर्टिकल है। ठीक है, बट एग्जाम में या तो 20 देंगे 22 देंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो यू शुड बी रिलैक्स। 17 वीक्स पे सर्वाइकल कैंसर 1A2 है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? 1B3 की क्या होगी? 1A, अभी तो हमने किया ना कि 1A2 में मोड ऑफ डिलीवरी तो क्लासिकल सेक्शन होगा लेटर ऑन, क्योंकि 22 वीक से आई है तो हम इसकी कौन बायोप्सी कर देंगे, दैट्स इट। और कंटिन्यू करेंगे टिल ट्रीटमेंट टिल डिलीवरी, प्रोवाइडेड दैट लिम्फ नोड्स आर नेगेटिव। चलो दोबारा इसके डिटेल में बताती हूँ। आइडियली क्या होगा, इसके लेप्रोस्कोपी करके लिम्फ नोड्स देखेंगे, अगर वो नेगेटिव है ना तो उसको चॉइस देंगे कि शी कैन कंटिन्यू प्रेगनेंसी, और हम इसकी कौन बायोप्सी कर देंगे। ठीक है, और 34 पे जाके इसका जो है कर देंगे हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। एग्रीड? अच्छा, 1B3 में क्या करना है? 1B2 1B3 में तो वैसे लाइक एंटरटेन नहीं करना हमने किसी भी कंजर्वेटिव सर्जरी को, करनी ही रेडिकल हिस्टेक्टमीज होती हैं। तो क्या करें, 32 पे इसको सेक्शन करेंगे क्लासिकल, 32 34 पे हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आइडियली 34 होना चाहिए था, लेकिन अगर उससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है तो इवन 32 से जो सर्वाइवल रेट 90+ क्रॉस कर जाता है बच्चे का ना, बेटर न्यूनेटल सर्विसेज से गुड सर्वाइवल रेट है मोर देन 90%। तो व्हाट वी विल डू, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन क्लासिकल होगा, और एट द सेम टाइम रेडिकल हिस्टेक्टमी एंड पेल्विक लिम्फ नोड डायसेक्शन। ठीक है। Once fetal maturation is achieved, delivery section should be followed by either surgery or radical chemoradiation depending on the initial stage and response to the chemotherapy। और चूंकि यंग पेशेंट है तो सर्जरी ही हमारा एम होता है। तो मैंने तुम्हें सारा सर्वाइकल कैंसर रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अब ये एक और पिक्चर बना दिया तुम्हारे लिए मैंने। चलो अब अगस्त से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो अगस्त के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यस, पेशेंट आया ओवेरियन कैंसर के साथ, एक्सटेंसिव मेट्स हैं मेल लिवर में अंडर डायफ्राम, तो क्या करना चाहिए? एक्सटेंसिव मेट्स स्टेज 4 है। स्टेज 4 में क्या करते हैं? लीवर मेट्स स्टेज 4B में होते हैं। क्या कोई रोल है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, BSO, कीमोथेरेपी का, या कीमोथेरेपी ओनली, या पैलिएटिव केयर, या रेडियोथेरेपी? क्या करें? तुक्का तो मारो। पैलिएटिव केयर आएगा। नहीं, एक्सटेंसिव मेड्स लीवर मेड्स 4B में सर्जरी नहीं करते, सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। और चूंकि कीमोथेरेपी बेसिकली हमारा मकसद, कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, और जहां जहां मेड्स हैं उनकी केयर करते हैं। किसी की सर्जरी करके स्टोमा बना दिया, एक्सटेंसिव पेन है तो वहां उस साइड की रेडिएशन दे दी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं पैलिएटिव केयर में। 4B में, 4B इज ओनली पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर कीमोथेरेपी। सर्जरी का रोल नहीं है 4B में। कहाँ कहाँ की सर्जरी करके निकालोगे, क्यूरेटिव है ये? नो नो नो, नॉट नॉट एट ऑल। 4A तक हम सर्जरीज करते हैं, डिबल्किंग सर्जरीज, डिस्टेंट मेड्स में नहीं करते। लीवर निकाल दें फिर, और यूट्रस निकाल के फायदा ही क्या होगा? लीवर में एक्सटेंसिव मेड्स हैं, लिवर एक्सटेंसिव मेड्स मीन्स लंग, ब्रेन, सो मेनी साइड्स। एग्री? सर्जरी का रोल नहीं है 4B में। ओवेरियन कैंसर 4B में सर्जरी का रोल नहीं है। पोस्ट मेनोपाजल वोमेन विद पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी इनकंक्लूसिव। अभी नेगेटिव इनकंक्लूसिव का रोल लगा रहता है, बट एनीवे इसमें हिस्टेरोस्कोपी एंड डायरेक्ट बायोप्सी होगी। इनएडिक्वेट से मुराद ये है कि सैंपल इनसफिशिएंट है, इनक्लूसिव से मुराद है सैंपल ठीक है लेकिन फिर भी डायग्नोसिस नहीं बन रहा, चाहे इनएडिक्वेट हो चाहे इनकंक्लूसिव हो। कैंसर एक्लूजन दोनों ही नहीं करते। तो इसका जो रूल है, बट वी हैव लर्नड बाय द टोक आर्टिकल, वो ये है कि इनएडिक्वेट में स्कैंटेड टिश्यू से मुराद ये है कि दिस इज नॉट अ बल्की ट्यूमर, ये कैंसर में ऐसा नहीं होता, टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। अगर हाई रिस्क है तभी आप इसकी जो है रीबायोप्सी करें, वरना आप अदर TVS ठीक है, पेशेंट ठीक, एवरीथिंग इज ओके,
तो क्लिनिकली वैल्यूएशन पे आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और इनकन्क्लूसिव में छोड़ना ही नहीं, करनी ही है रीबायोप्सी। सेवियर डिस्क्रियोसिस 14 वीक्स पे आ गया है, तो क्या करना है? देखो, सेवियर डिस्क्रियोसिस में तो कॉल करनी है, माइल्ड डिस्क्रियोसिस को छोड़ सकते थे, सेवियर को नहीं छोड़ना। क्या करेंगे? कॉल करनी करनी। विद बायोप्सी जरूरी नहीं है, आइडियल टर्म ये थी कि इफ बायोप्सी इंडिकेटेड, लेकिन फिर भी BCD से बेहतर है। ठीक है, आप लेट्स नहीं करेंगे ना, प्रेगनेंसी में तो सिन को ट्रीट ही नहीं करते। अच्छा, डेफर एंटिल पोस्टपार्टम करते अगर माइल्ड डिस्क्रियोसिस है। एग्री? एग्री ना? यस, दैट्स व्हाई आई पुट सो मच एफर्ट ऑन cervix ओनली। ओवेरियन ट्यूमर विद सॉलिड कंपोनेंट्स, C125, मतलब RMI बता रहे हैं, सॉलिड कंपोनेंट C125, पोस्ट मेनोपाजल, इतना कुछ कचरा है इसमें, डेफिनेटली इसमें CT होगा। CT के बाद मतलब इसका RMI मोर देन 200 ही निकलेगा, जो इसके हालात बता रहे हैं। वैसे प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, हमने तो RMI निकाल के प्रोसीड करना था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मोर देन 200 को देंगे, CT कराएंगे, और CT के बाद रेफर करेंगे MTD में, और वो करेंगे स्टेटिंग लेप्रोटमी। एंड व्हाट दे विल डू इन स्टेटिंग लेप्रोटमी? TH and BSO, तो ऑप्शन बन गई A, है ना? एक्सक्लूजन की हम A तक पहुंच गए। यस। पैल्पेबर इंगोनल लिम्फ नोड्स में तो वैसे ही सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी आउट हो गई है, जो करनी करनी बायलैटरल लिम्फेडेक्टोमी, तो ऑप्शन बी है इसलिए। ठीक है, और ये बल्बल कैंसर, प्लीज प्लीज एवरीवन एवरीवन शुड रिवाइज दिस। ठीक है, स्टेज अब ऑन्कोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं देते कि रिकरेंस पूछे आपसे, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेजिंग पे ही आते हैं कि आपने बताना होता है स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक का दुक्का आ जाते हैं कि स्टेज वाइज ट्रीटमेंट बता दें, और बहुत ही रेयर है कि रिकरेंस का पूछ लें। ठीक है, तो इसको रट्टा मार लो आप लोग। और ये इंडिकेशन है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की, कब करनी है कब नहीं करनी। चलो, 1A1 सर्वाइकल कैंसर ऑन कौन बायोप्सी, फर्टिलिटी डिजायर्ड, नो LBSC। हाँ, ये मजे का क्वेश्चन है, बताओ ना जरा, क्या करोगे? यस। 1A1 में क्या करते हैं, कौन बायोप्सी करते हैं? हो गई है कौन बायोप्सी, कोई LBS सही नहीं है तो जान छोड़ो उसकी, नो फर्दर सर्जरी। यस। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया है, ताकि आप लोग ये समझें कि अगर मार्जिन इन्वॉल्व हैं तो क्या करना है। देन यू हैव टू रिपीट द कॉनाइजेशन। गॉट इट? क्लियर? चलो, ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, फिर ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पहले ये MCPS में आया था आई थिंक, फैब में, अब ये अगस्त में दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यू नो दिस इज B। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर कौन सा है? 55 इसकी एज है, देखो 40 के बाद एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर मोस्ट कॉमन होते हैं, एंड उनमें भी मोस्ट कॉमन सीरस होते हैं। यस। अच्छा, लो ग्रेड सीरस टाइप 1 है और हाई ग्रेड सीरस टाइप 2 है, तो फिर ये तो रेयर नहीं हो गया? जस्ट एक मिनट, मैं इसको चेक करती हूँ। टाइप 2 तो रेयर ट्यूमर है, लो ग्रेड होता तो फिर भी चलो बात थी। एग्री? एग्री ना? एक मिनट। नहीं, ये जो होते हैं ना टाइप 1 कैंसर्स, ये लो ग्रेड सीरस होते हैं, या ये एंडोमेट्राइड होते हैं, या ये मिसिनस होते हैं, या ये क्लियर सेल होते हैं, एंड दे आर लेस कॉमन। एंड 70% एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स आर एग्रेसिव, एंड दैट्स वाई इट कम्स इन एडवांस स्टेज, एंड ये TP53 एंड बरका म्यूटेशंस पॉजिटिव होते हैं, और बरका वाले हाई ग्रेड सीरस ही होते हैं, तो दे सेट कीज ओके। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टाइप 1 और टाइप 2 कैंसर्स की अंडरस्टैंडिंग है ओवरी की और एंडोमेट्रियम की, बिकॉज अर्लियर
इन इन अर्ली ट्वेंटीज ये भी एग्जाम में आया करता था कि ये जो एंडोमेट्रियम का जो पैपिलरी। पैपिलरी एंड सीरियस एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1 कैंसर हैं या टाइप 2 कैंसर हैं? मैं ये लिख लेती हूँ, कौन सा मुझे ये लिखना चाहिए था। अच्छा, ये जो पेपिलरी सीरस होते हैं ये एंडोमेट्रियम के टाइप 2 होते हैं, और ये ज्यादा ये भी अग्रेसिव होते हैं। टाइप 2 चाहे सर्विक्स का उसका ओवरी का है चाहे एंडोमेट्रियम का, ये मोस्ट अग्रेसिव है एज कम्पेयर टू बेसिकली टाइप 1। अरे, आप चाहते हो हॉस्पिटल जाना? कैंप लगा दूं? अच्छा, मेरी पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों को? टाइप 1 टाइप 2 मैंने वैसे ही निकाले हैं क्योंकि पूछ लेते हैं ये, पहले तो पूछते थे लेकिन फिर ये रिपीट भी कर लेते हैं अपना पोल ना। ठीक है, तो ये बेसिकली एंडोमेट्रियम की बात करें कि टाइप 1 जो होते हैं वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें लाइकली
यंग पेशेंट में आते हैं, हाइपरप्लेजिया होता है, मिनिमल इन्वेजन होती है, गुड प्रोग्नोसिस है, म्यूटेशंस के रैस एंड पी10 की होती है, टाइप 2 नॉन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, पोस्टमेनोपाजल में आते हैं, एंडोमेट्रियम एट्रोफिक होती है, पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसमें सीरस, क्लियर सेल एंड पेपिलरी सीरस ये सारे आते हैं, म्यूटेशन P53 की होती है। ठीक है। अच्छा, तो जो एंडोमेट्रियम में क्लियर सेल्स हैं वो टाइप 2 में हैं, और अगर ओवेरियन की बात करें ना, तो उसमें क्लियर सेल्स टाइप 1 में होते हैं, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 एंडोमेट्रियम में भी है और ओवरी में भी है, तो मैं तुम्हें एंडोमेट्रियम का बता रही हूँ कि पेपिलरी सीरस क्लियर ये टाइप 2 में आते हैं एंडोमेट्रियम में। अगर मैं बात करूँ ओवरी के टाइप 1 टाइप 2 की, तो उसमें सीरस लो ग्रेड टाइप 1 में आएगा, हाई ग्रेड टाइप 2 में आएगा, और क्लियर भी टाइप 1 में आएगा, क्लियर एंडोमेट्राइड सारे। तो ये चेंज भी मिक्स कर देते हैं तुम लोग ना, मैं भी करती थी खैर। अच्छा, फिर मजीद डिटेल्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1 टाइप 2 की। ठीक है। अच्छा, सार्कोमा में ये पूछते हैं कि मिक्स मेलिग्नेंट पोटेंशियल एमएमटी है, ये कौन सा है? ये सार्कोमा ऑफ द ओवरी रेयर है। ठीक है। एक्यूरेट डायग्नोसिस पता चलता है कि प्राइमरी ओवेरियन कैंसर, ये ओवरी का प्राइमरी कैंसर है या नहीं। प्रोग्नोसिस इतना इसका अच्छा नहीं होता। टू सब टाइप्स हैं, मेलिग्नेंट मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर्स एमएमटीज या कार्सिनोसार्कोमास। ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, आज के प्रिंसिपल इसकी सर्जरी ही है, ये जो ओवेरियन मेलिग्नेंट मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर्स हैं या कार्सिनोसार्कोमास हैं। ठीक है। अ, और ये भी टाइप 2 में आते हैं, ओवरी के टाइप 2 में। तो सर्जरी करनी है और इसमें कीमोथेरेपीज देनी है, रेडियोथेरेपी के साथ ऑप्शन देते हैं, वो नहीं चूज करनी होती। ठीक है। तो इनमें प्लेटिनियम रिच कीमोथेरेपीज दे देंगे, और बाकी एक और कार्ड है कि आप 4A तक करते हैं सर्जरी कीमोथेरेपी, 4B में तो पैलिएटिव केयर होती है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर कौन सा आता है फिर? हमें पता है हाई ग्रेड सीरस है, टाइप 2 ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ओवरी में ना, एंडोमेट्रियम में टाइप 1 कॉमन है और ओवरी में टाइप 2 कॉमन है। आ, अच्छा, फिर ये आई टोल्ड यू के 45 पे अगर ग्लैंडुलर सेल्स आ जाते हैं जो कि एंडोमेट्रियल्स बिनाइन सेल्स होते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने बायोप्सी करनी है, तो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग है पेशेंट को, स्कैन पे थिकनेस 4 mm, देखो 6 mm है, 4 mm से ज्यादा है ना, 4 mm से ज्यादा है तो व्हाट यू विल डू, आपने उसकी बायोप्सी करनी है। ठीक है। तो बायोप्सी किस तरह से करेंगे? अब हिस्टेरो करनी है या बायोप्सी करनी है? प्राइमरी एम तो बायोप्सी है, हिस्टेरो या पाइपल तो एक तरीका है बायोप्सी करने का। तो द प्राइमरी की इज बायोप्सी, आइडियली इट शुड बी पाइपल बायोप्सी, पाइपल गाइडेड, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये इरेगुलर है। अगर थिकनेस बहुत ज्यादा हो, जैसे 24 mm की थिकनेस है, ये बहुत बड़ी बल्कि ट्यूमर होता है, ये इसमें भी सैरो करनी है, चाहे आपको इवन या रेगुलर का नाम भी बताएं तब भी। आप लोगों ने मुझे टैग किया था कि जिसमें आपने कहा था कि 25 mm थिकनेस है, पोस्ट मेनोपाजल सेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे पाइपल, एंड आई टोल्ड यू कि ये बहुत बल्कि कैंसर है, मतलब कटा 4 है और यहाँ ये 25 आ रही है, इतना बड़ा है। इस पे रेगुलरिटी नहीं देखता है जो वो होता है रेडियोलॉजिस्ट, और डिफिकल्ट भी होता है उसके लिए, तो द बेटर इज हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, a patient with ovarian cancer is found to have a tumor deposits on the surface of the spleen and the diaphragm according to the FIGO. What is the stage? सरफेस ऑफ द स्प्लीन है या सरफेस ऑफ द, वो भी हो लिवर, पेरेन्काइमा नहीं है, पेरेन्काइमा नहीं है। 3 ठीक है। तो ये 3C है। गॉट इट, ये तो ट्रिक है इनकी, मेंटल केक भी 3C में आता है, सरफेस लीवर सरफेस स्प्लीन भी 3 में आता है, 4 में वो पेरेन्काइमा ऑफ द लिवर या स्प्लीन होता है, 4B में जाके आता है। फिर RMI 450 हमें पता है इसका CT कराना है, नहीं CT कराना है, CT नहीं है तो फिर हम इसको रेफर कर देंगे। HPV की मोस्ट कॉमनली टाइप्स सर्विक्स में जो कैंसर कराएंगी, 611 या 1618? तो 1618, 611 वार्ड्स कराती हैं, वार्ड्स। ठीक है। नॉन यूजर डिपेंडेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोलर में क्या होगा? कॉन्डम्स तो आउट हो गए क्योंकि वो तो यूजर डिपेंडेंट है, तो फिर क्या है? एनीथिंग, लाइक IUD के अलावा कुछ भी दे सकते हैं, सारे यूके में वन है, तो सबसे अच्छा इम्प्लांट है, तो फिर इसलिए मैंने इम्प्लांट चूज किया। ओके, फॉलो अप बता दो मोलर का। हाउ लॉन्ग शुड अ वुमन विद पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी बी फॉलोड अप विद beta acidity monitoring after uterine evacuation? For 2 weeks, for 6 weeks, for 6 months, until beta acidity is negative, या for 12 months?
पार्शल में तो खैर क्या ही एक्सक्लूजन की क्या है, वैसे पुराना है ये, पार्शल नहीं होगा भाई ये, अजीब ही है। अरे अभी अभी की ना देखो, अब अभी ये देखो कि इसको फॉलो करते कैसे हैं। इसका फॉलो अप ये है, पार्शल में ना, मोलर प्रेगनेंसी में, पार्शल में हम क्या करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप दे दोगे उसको, अच्छा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो एंटीडी दे दोगे अगर नॉन इम्यून है, ठीक है। और फिर आप उसका बेटा स्टडी करेंगे 48 आवर के बाद, फिर उसका कराएंगे 1 और 2 वीकली सीरम में। जिस दिन सीरम में नेगेटिव आ गया, फिर हम उसके 4 हफ्ते बाद दोबारा सीरम में कराएंगे, और फिर वो नेगेटिव हो गया, बस डिस्चार्ज फ्रॉम फॉलो अप। दिस इज द आइडियल वे। पार्शियल में ऐसा होता है कि हम 6 मंथ करते हैं, कंप्लीट में ऐसा होता है कि सीरम में कराएंगे, और अगर वीकली सीरम में 8 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और जो कि 50% में होता भी है ऐसे, तो फिर मंथली करेंगे फ्रॉम इवैक्यूएशन डे टिल 6 मंथ, ठीक है। और अगर उसके बाद होता है तो फिर जिस दिन नेगेटिव हुआ था उससे ऑनवर्ड 6 मंथ। तो मुझे लगता है कि ये पार्शियल नहीं है, ये पार्शियल के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो देन इट विल बी सी, पार्शियल है ना। और इसका तो फॉलो अप भी चेंज हुए बहुत अरसा हो गया है, पहले एक ही था। लेकिन आप लोगों ने पेपर दिया, आप ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो एक्सक्लूजन की भी 6 ही मंथ बनेगी फिर अगर कुछ भी नहीं बनता। लेकिन अगर पार्शल होता है तो अनटिल बीटा इज नेगेटिव, 2 नेगेटिव, फिर आइडियली ये होगा कि अनटिल 2 नेगेटिव बीटा है ना। अगर मैं इसको पार्शल करती हूँ तो फिर ये होगा अनटिल 2 HCG आर नेगेटिव with 4 weeks interval, that then the ideal will be D, because if we are seeing कि ये पार्शल है ना। आर पीपल एग्री कि कैसे इसको मैनेज करोगे, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है तो आपको हर तरह के तरीके आने चाहिए, ठीक है, आइडियल भी और एक्सटेरियल भी। तो ये आइडियल है। HRT दे सकते हैं। हम्म, सेफ है, BTHCG नॉर्मल हो जाए तो हम दे सकते हैं HRT। नीचे देखो, सबसे नीचे 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 नीचे, प्रेगनेंसी इज बेस्ट एडवाइज अंटिल ड्यूरिंग द फॉलो अप, मतलब ये जब तक ये यूरिन में 6 मंथ का फॉलो अप चल रहा है ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कॉन्डम्स लेगी या फिर कोई भी नॉन IUD मेथड्स, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इंडिकेटेड अगर आपने वैक्यूशन की है 5 डेज से ज़्यादा, कोई उपसी हुआ है, और OCPs 5 डेज के बाद स्टार्ट कर देंगे। विद इन 5 डेज तो ओवुलेशन होती नहीं है, इसलिए 5 डेज के बाद फिर आपने एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन भी देनी होती है, कोई भी मेथड स्टार्ट करो। चलो आगे हम चलते हैं, स्टेज 2A सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी। चलो बताओ, 2A सर्वाइकल कैंसर प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वोमेन है, इसकी स्टेज क्या होती है, स्टेजिंग पूछी है, अच्छा। 2A में क्या होता है, अपर, तो वेजाइना इन्वॉल्व होती है ना, अपर 2/3 भी होगा। हाँ, चलो अब हम करते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट था कि उन्होंने बोला कि पोस्ट मेनोपाथल ब्लीडिंग है, थिकनेस भी ज्यादा है, बायोप्सी पे भी कैंसर आ गया, जो कि कन्फाइंड टू द एंडोमेट्रियम है, पैरामीट्रियम इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये फिर ले दे के 1A1 बनेगा या 1A2 बनेगा, 1A तक ही रहेगा, तो ये एक्सक्लूजन की बन गई। लेकिन ये स्टेजिंग बहुत पुरानी इन्होंने डिस्क्राइब की थी, अब तो हम चल रहे हैं 2023 पे पहुंचे होंगे स्टेजिंग पे, दोनों पे स्टेजिंग। अगर दोनों भी करें ना पुरानी उस पे भी ये 1A ही बनती है, ऐसे आगे जा नहीं सकती, ठीक है। 1A1 में पोलिप में कैंसर होता है, 1A2 में <50% होता है, ठीक है। तो आगे चलो, डायरेक्ट एक्सटेंशन टू द यूट्रस, ओवेरियन मैस है, बायलैटरल ओवेरियन ट्यूमर्स है, कैप्सूल रप्चर हो चुका है, और डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर यूट्रस पे आ चुकी है। दिस इज IUM क्वेश्चन, रीसेंट IUM एग्जाम क्वेश्चन। स्टेज 2 यूट्रस पे आ जाए तो स्टेज 2A होती है, नहीं 2A होती है 2B, एक मिनट,
एक्सटेंशन इम्प्लांट्स ऑन द यूट्रस, एक्सटेंशन टू द, ये 2A है, 2A है, 2A भी तो ऑप्शन में है ना, एग्री ना? 2A बनेगा ना? हाँ, 2B, 2B बाउल में होता है नहीं तो, 2B में ये होता है एक्सटेंशन टू द अदर पेल्विक इंट्रापेरिटोनल टिश्यू, बाउल इंट्रापेरिटोनल टिश्यू है, बाउल का सिरोजा होगा, मिकोजा नहीं होगा, ये हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस की हुई है ये बात। ब्लैडर का सिरोजा है तो दिस इज 2B, ब्लैडर का मिकोजा है तो फिर ये क्या है, 4। यस। अच्छा, फिर 35 year old पेशेंट 6 weeks के बाद इसको हुआ है बेटा ECG 40,000, चेस्ट एक्सरे पे मल्टीपल कैनन बाल मैट्स, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कीमोथेरेपी? कैनन बाल मैट्स होती है मल्टीपल नंबर ऑफ मैट्स का गुच्छा लंग में। लंग का स्कोर तो 0 है, लेकिन ये जो मल्टीपल नंबर है ना, इनका स्कोर तो पूरा देना पड़ेगा आपको। एज का स्कोर कितना बनेगा? 0। 6 weeks का स्कोर क्या बनेगा? स्कोर खुद करो। Certainly. Let me sum up the main points from your explanation about type. हम्म, ये ये है इसका। इसका एक ही इलाज है कि ना, प्रैक्टिस करो। चलो, अब आप खुद बताओगे, स्कोर लिखो अपने अपने, लेट मी नो, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। मैम इसमें ना क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, मंथ्स में, ये है वीक्स में, 6 weeks 4 month। ओके, अब बताओ मुझे कितना स्कोर आया इसका? 2, 4 और 8 स्कोर है ना? हम्म। तो 8 स्कोर पे तो क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है, स्कोरिंग मसला है वैसे, तुम्हें पता है कि क्या करना है स्कोर गलत करते हो तो बी है एमा को मल्टी एजेंट। ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन, ये 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। बट इज ऑप्टिमल साइटोडक्टिव सर्जरी इन ओवेरियन कैंसर? ट्यूमर, रेजिडल ट्यूमर लेस देन 1 centimeter, रेजिडल ट्यूमर लेस देन 2 centimeter, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ऑप्टिमल और कंप्लीट में डिफाइंड नो विजिबल रेजिडल ट्यूमर लेफ्ट, ऑप्टिमल लेस देन 1 centimeter लेफ्ट आफ्टर साइटोरेडक्टिव सर्जरी। ठीक है। डीबल्किंग सर्जरीज की दो टाइप्स होती हैं, ऑप्टिमल एंड कंप्लीट। एम ये होता है कि कंप्लीट हो, बट प्रैक्टिकली ऑप्टिमल इज आल्सो ओके। अच्छा, आफ्टर प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी इंडिकेशन टू डू सेकंड सर्जरी। सेकंड सर्जरी कब करेंगे? कर सकते हैं, प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी कर दी, रिकरेंस हो गई, फिर आप उसमें कीमोथेरेपीज देते हो, प्लाटिनियम सेंसिटिव रेजिस्टेंट फ्लाइन डमकाने, और क्या इंडिकेशंस हैं अगर सर्जरी करनी है तो ये टेबल याद कर लें। सेकेंडरी साइटोडक्टिव सर्जरी कैन बी कंसीडर्ड अ सेफ ऑप्शन फॉर केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स, जिसमें ऑल मैक्रोस्कोपिक डिजीज कैन बी रिमूव्ड विद सॉलिटरी रिकरेंस। प्रेरेजिक्यूट फॉर सेकेंडरी सर्जरी होगा कि पेशेंट
का प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल ग्रेटर देन 6 मंथ्स हो आफ्टर फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी एंड हु आर कंसिडर्ड टू बी गुड कैंडिडेट फॉर सर्जरी बेस्ड ऑन पॉजिटिव एगो स्टडी। एगो स्टडी ये थी कि पेशेंट में जो एसाइटीज है वो बहुत कम हो, 500 ml या इससे कम। ठीक है। और परफॉर्मेंस स्टेटस जो है इसका अच्छा हो, और इनिशियल सर्जरी जब आपने की थी तब आपने कंप्लीट रिसेक्शन की थी ट्यूमर की, ये सारा ट्यूमर रेजिडुअल नहीं है, बल्कि बल्कि न्यू ट्यूमर है। ये क्राइटेरिया मीट होगा तो फिर आप सेकंड सर्जरी कर सकते हो। रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी ऑफ बरका कब करेंगे हम? मैं पहले, ये आईएमएम का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ रिस्क रिडक्शन सर्जरीज। बरका 1 की 35 पे, बरका 2 की 40 पे, और लिंच की 45 पे। ठीक है। और इसमें करना क्या होता है? बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी या बायलैटरल ऊफ्रेक्टमी। बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी, रिस्क रिडक्शन रिड्यूसिंग बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी, बी ऑप्शन आएगी। अच्छा, रिकरेंस विद इन 6 मंथ हो गई ओवेरियन कैंसर की आफ्टर कीमोथेरेपी। अगर विद इन 6 मंथ हो गई है तो वो क्या है? प्लेटिनियम रेजिस्टेंट। और अगर आफ्टर 6 मंथ हुई है तो पार्शियली सेंसिटिव। ठीक है। आफ्टर 12 मंथ्स हुई है तो फुल्ली सेंसिटिव। आप बिटवीन 6 या 12 हुई है, या आफ्टर 6 मंथ हुई है बिफोर 12 मंथ्स तो पार्शियली सेंसिटिव, या लेस देन 6 मंथ हुई है तो ये रेजिस्टेंट है, और विद इन 4 वीक्स हो गई है तो फिर वो रिफ्रैक्टरी होता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन प्रेगनेंसी कौन सा है? मोस्ट कॉमन कैंसर इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट या सर्विक्स? ब्रेस्ट। और जेनिटल में सर्विक्स। गायनाकोलॉजिकल कैंसर ब्रेस्ट नहीं है, हमने डिटेल में पढ़ा था इसको। हालांकि गाय आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीमेल्स भी होती है, ब्रेस्ट मर्दों में भी होती है भाई, छोटी होती है बट होती है। चलो, तो मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन में लंग कैंसर है, अगर पोस्ट मेनोपॉजल एज भी आ जाए, रिप्रोडक्टिव एज में दिस इज ब्रेस्ट कैंसर। ओके। मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल कैंसर यूके एंड एंडोमेटल कैंसर है, और वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज सर्वाइकल कैंसर है। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ गायनाकोलॉजिकल रीजन वो वेरियन कैंसर है। और ये हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन गायनी कैंसर इन प्रेगनेंसी सर्वाइकल से, ये नॉट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर गायनाकोलॉजिकल कैंसर नहीं है। ब्रेस्ट मर्दों में भी होती है, ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी होते हैं, सर्विक्स बंदों में नहीं होती। ये सर्विस की स्टेजिंग है, याद कर लेना, आएगी। ठीक है। अच्छा, एक्टिनोमाइसिन डी मोलर में देते हैं, क्या ये सिंगल एजेंट कीमो है या मल्टी एजेंट कीमो है? हम्म। सिंगल ही है, और ये दे सकते हैं, इसका क्राइटेरिया याद कर लो, कहीं ना कहीं दे विल आस्क इट। Indication to start alternative chemotherapy single agent if there has been a good response to the first agent but that HCG levels plateau rises during treatment। plateau के लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, rising के लिए 3 वैल्यूज, ये भी याद कर लो। Anyway, studies have showed that change to single agent actinomycin D from single agent metho gives a good response rate आप between 76 and 87 in patients with relatively low beta hCG level। मतलब अगर एक पेशेंट का beta hCG लेवल राइज हो रहा है लेकिन 300 से कम है, तो उसमें आप सिंगल लाइक एजेंट पे ही रहिए, आप उसको शिफ्ट कर दें मीथो से एक्टिनो में। ईमा को अवॉइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट बीटा एसएजी इतना कम है, 300 से कम। ठीक है। 1000 है तो फिर उसमें फिर बेहतर है ईमा को पे चले जाएं। अच्छा, ब्रेन मेट्स की स्टेज क्या है? जीटीएन स्टेज 3 4। लिवर मेट्स की स्टेज क्या है? 3 4। अच्छा, तो ब्रेन मेट्स एंड लिवर मेट्स स्टेज 4 हैं। ठीक है। ब्रेन मेट्स में कीमोथेरेपी कौन सी देनी है, लिवर मेट्स में कौन सी देनी है, सिंगल देनी है या मल्टी देनी है? चाहे ब्रेन मेट्स हैं चाहे लिवर मेट्स हैं, ये स्टेज 4 हैं, और स्टेज 4 में देते ही मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी है। ठीक है। ये स्टेजिंग है। लंग्स में जो ट्यूमर होता है वो स्टेज 3 भी हो सकता है। ठीक है। जो 4 है उसमें ब्रेन लिवर जीआईटी से प्लेन में मेट्स चले जाते हैं। ओके। लिवर मेट्स में कीमोथेरेपी कौन सी देनी है? फॉर दोज पेशेंट विद लिवर मेट्स विद और विदाउट ब्रेन मेट्स आर वेरी हाई रिस्क स्कोर, जिसमें स्कोर मोर देन 12 हो, तो उसमें हम ईमा को नहीं देते, उसमें हम ईपी ईमा देते हैं। कॉम्बिनेशन में पूछेंगे कि लिवर मेट्स हैं, ईमा को देनी है या ईपी ईमा देनी है।
तो ईमा को नहीं देनी, लिवर मेट्स में ईपी ईमा देनी है। इंटेंसिव कीमोथेरेपी होती है ये, और इसके ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स रेट आउटकम है। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है। तो ये स्टोरी चलेगी भाई, स्कोर रेजन 7 है तो मीथोट्रेक्सेट फोलिनिक एसिड, या 300 से कम आ गई तो एक्टिनोमायोसिन डी। स्कोर ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो फिर ईमा को, पेशेंट्स विद रेजिस्टेंट टू ईमा को, उनमें हम ये टीपीटीई ईपी ईमा दे देंगे, ठीक है। अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर कीमोथेरेपी फॉर 12 मंथ्स और 1 ईयर। आफ्टर ट्रीटमेंट आपका जीटीएन फॉलो अप बेटा चीनी मॉनिटरिंग एवरी मंथ होगी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट दिस पीरियड। In the patient with brain mets, an increase in the methotrexate infusion will help the to drug the help the drug to cross the blood-brain barrier, and you can add intrathecal metho in some centers. लेकिन पहली ऑप्शन ये है कि ब्रेन मेट्स के लिए आप जो इन्फ्यूजन है उसका उसका डोज ज्यादा कर दें मेथो की, और दूसरी ऑप्शन ये है कि इंट्राथेकल ऐड कर दें। ईमा को लिवर मेट्स में नहीं देनी, ईपी देनी है, ईपी ईमा, ठीक है। ओके, बस यही था। ब्रेन मेट्स में मिथो का रूट जो है इंट्राथीकल होगा, या डोज ज्यादा कर देंगे इन्फ्यूजन की आईवी। तो इन पेशेंट्स विद ब्रेन मेट्स इंक्रीज इन द मिथो इन्फ्यूजन टू 1 ग्राम may help the drug cross the blood brain barrier, एंड इंट्राथीकल ऐड कर सकते हैं इन सम सेंटर्स। तो ये कॉम्पैक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इन दोनों में से चूज करना हो तो फिर इन्फ्यूजन ज्यादा करेंगे, क्योंकि कुछ सेंटर में इंट्राथीकल यूज हो रही है। एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो, एनी क्वेश्चन? हम्म। So we done oncology from A to Z. चल, थैंक यू। अगर आपने रिकॉल से स्टार्ट किया है ये सेशन सुनना, प्लीज मत सुने। पहले सर्वाइकल कैंसर के रिकॉल्स करें, सर्विक्स के, फिर एंडोमेट्रियम के, फिर ओवरी के, फिर वल्वा के, फिर वजाना के, फिर ब्रेस्ट के, फिर मोलर के, और फिर आपने ये रिकॉल्स करने हैं, फिर समझ आएंगे, वरना तो लॉस्ट हो जाओगे। तो अपना ऑर्डर चेंज रखिएगा, ऑर्डर इसी सीक्वेंस में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि शुरू में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तो अभी तो मैंने बस आप लोगों को टू द पॉइंट बताया, बिकॉज आई नो यू कवर्ड एवरीथिंग अर्लियर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।